नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग और नोटबुक और एक पेन लेकर भी बैठ जाएं, क्योंकि सेशन के दौरान जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी, जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होगा, उनको भी साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि देखिए अब आपका तो पीसीएस का फॉर्म भी आ गया है और जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेट भी उनको पता है, तो सब लोग लग जाइए अपने प्रिपरेशन में जोर शोर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल्मा रेडियो टेलीस्कोप किस देश में स्थित है, ठीक है। तो देखिए ये जो टेलीस्कोप है ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, जिस कारण से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये सारी ही कंट्री देखा जाए तो ये साउथ अमेरिका से संबंधित ये सारी कंट्री है। और दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर पे चले तो करेक्ट आंसर इज बी, चिली में स्थित है, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये है क्या। तो देखिए यहां पे बात करते हैं अल्मा, देखिए आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है, डिजर्ट है, उसी पे ये है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस रेडियो जो है ऑब्जर्वेटरी का यानी कि टेलीस्कोप का, और ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म भी आपके लिए उतना ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो देखिए ये जो नॉर्थ चिली का जो है कंट्री, यानी कि जो चिली है उसके नॉर्थ में ये स्थित है। कौन से डिजर्ट में दोस्तों, आटाकामा जो है रेगिस्तान में ये स्थित रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें इसकी, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ये जो टेलीस्कोप है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टेलीस्कोप को क्या किया जा रहा है, इसके जो हार्डवेयर है और जो इसका सॉफ्टवेयर उसको क्या किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो जब ये अपग्रेड हो जाएगा ये जो टेलीस्कोप, उसके बाद देखा जाए तो ये जितनी भी जो हमारे आकाश गंगा, ठीक है, हमारे जो खगोल है, इन सारी चीजों की जो ये तस्वीर लेते हैं उसको और भी क्या करेगा, क्लियर लेगा। तो यहाँ पे जो ये डेटा एकत्रित करता है हमारे सौर मंडल की, उनको जो है उनको और अधिक तरीके से और भी स्पष्ट क्लियर तरीके से उनको एकत्रित करेगा। जो कुछ भी ये तस्वीर जो फोटो कैप्चर करता है उसको स्पष्ट छवि जो है उसको निर्मित करने में ये सक्षम होगा और क्लियर पिक्चर ले सकेगा ये टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी कारण से ये चर्चा में है। इस टेलीस्कोप की बात किया जाए, अल्मा टेलीस्कोप जो कि चिली के, ठीक है, यहाँ पे आटाकामा रेगिस्तान में ये स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा ये बहुत ही जो है जो अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, इसमें बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये बात करें तो ये टेलीस्कोप क्या करता है, तो ये आकाश पिंड जो होते हैं उनका ये अध्ययन करता है। किस पे, तो ये मिलीमीटर और जो सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य पे जो आकाश पिंड है ये उनका अध्ययन करता है। इतना ही नहीं, ये धूल के बादल जो है उनमें ये प्रवेश कर सकता है और यहाँ पे जो खगोलविद होते हैं, ठीक है, जो कि इस सब चीजों का अध्ययन करते हैं, उनमें ये मदद करता है। किस तरीके से, जो दूर के जो आकाश गंगाएं होती, जो तारे होते हैं, जो ग्रह होते हैं और जो ब्लर होते हैं, इतनी दूरी पे होते हैं कि वो धुंधले दिखते हैं, उनका भी अध्ययन करने में ये खगोलविदों का काफी ज्यादा हेल्प करता है। कौन, ये जो रेडियो टेलीस्कोप है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है इसमें लगी हुई है। बात करें ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये टेलीस्कोप, तो बहुत सारी जो संस्थाएं मिल करके इस टेलीस्कोप को स्थापित करती। एक एक करके हम देखते हैं किसके द्वारा। तो सबसे पहले जो यूरोपीय दक्षिण वैशाला यानी कि यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, ये, और साथ ही साथ देखा जाए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन। वही बात किया जाए जापान की राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संस्था यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस। इसके साथ साथ देखा जाए तो एनआरसी कनाडा की, मोस्ट और आसिया ताइवान का, और वही बात किया कासे यानी कि जो कोरिया गणराज्य है वो, और चिली गणराज्य, इन सब के सहयोग से जो है इस टेलीस्कोप को, जो कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है ये टेलीस्कोप, इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये टेलीस्कोप बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फुल फॉर्म कहाँ है ये, ठीक है, आटाकामा डिजर्ट आपके लिए चर्चा में रहा है। तो आप मुझे बताइए जो आटाकामा डिजर्ट है वो किस तरीके का है, क्या ये ठंडा रेगिस्तान है या फिर ये
जो है गर्म रेगिस्तान, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, यानी कि किस तरीके का ये मरुस्थल का ये उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने साउथ अमेरिका का मैप दिख रहा है, जिन्हें नहीं दिख रहा है कोशिश करिए कि देखिए आपके सामने, आपके पास एटलस होगी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ क्योंकि भाई आप लोग प्रिपरेशन करें तो एटलस तो सबके पास होगी, तो कोशिश करिए ऑक्सफोर्ड की एटलस ले लीजिए, जिनके पास नहीं है वो देखिए कॉन्टिनेंट में जाइए साउथ अमेरिका की, वहां पे देखिए एक देश है जिसका नाम है चिली, ध्यान रखिएगा चिली, चिली जिसकी देखिए बाउंड्रीज पेरू से, बोल्विया से, और ध्यान रखिएगा ये आपका अर्जेंटीना से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। इसकी बाउंड्री देखिए ब्राजील से नहीं लगती है। जो साउथ अमेरिका का एक देश है, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो साउथ अमेरिका का देश है वो ब्राजील है। ये ब्राजील देखिए यहाँ पे 13 देश हैं, लेकिन ब्राजील की जो सीमा है वो 11 देशों से लगती है, लेकिन 2 देशों से ब्राजील की सीमा नहीं लगती, एक तो आपका चिली, दूसरा देखा जाए इक्वाडोर, ठीक है, बाकी से इसकी सीमा लगती है, तो चिली से नहीं लगती है। चिली की सीमा आपने देख लिया किससे लगती है, कैपिटल देख लीजिए सैंटियागो जो है, जो कि एक पोर्ट सिटी है, वो इसका कैपिटल है किसका, चिली का, ठीक है। तो ये आपके लिए मरुस्थल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों चर्चा में है। आपके लिए अल्मा जो रेडियो टेलीस्कोप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस राज्य में 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया दोस्तों कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में भी पर्टिकुलर किस जिले में, ठीक है। तो देखा जाए ये राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, ठीक है, वहां पे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, संस्कृत महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। और ये ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये 14वां संस्करण है। इस संस्करण में देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित थी और उन्होंने इस महोत्सव को क्या क्या संबोधित किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की। और साथ ही साथ ये जो महोत्सव जिसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में हुआ है, किस स्टेडियम में हुआ है, तो वहां पे डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम है, वहां पे इस महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 9 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा। इसकी शुरुआत देख सकते हैं 25 फरवरी से हुई थी, 5 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। वहीं हम इसकी बात करें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है, ठीक है। इस महोत्सव की बात किया जाए तो इसमें देश भर के करीब बहुत जो है कई यहाँ पे करीब 1000 जाने माने कलाकार इन्होंने भाग लिया। उद्देश्य की बात करें इस महोत्सव की कि इस महोत्सव को क्यों आयोजित किया जाता है, तो बेसिकली देखा जाए कि ये जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, ना सिर्फ संरक्षित करना बल्कि उसको बढ़ावा देना, उसको लोकप्रिय बनाना, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, ये जो है इन्हीं सब उद्देश्य के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है जिसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ, राजस्थान के बीकानेर में, पहली बार जो है राजस्थान में इस महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग बता दिया करिए जहां पे चीजें नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप बताते रहा करिए। चलिए ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स वाले प्रश्न है, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि हमने देखा राजस्थान में ही अभी हाल फिलहाल में करंट में था। क्या है यहाँ पे, तो देखिए फरवरी 2023 में, ठीक है, 16 फरवरी 2023 की बात किया जाए दोस्तों, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही जिला, वहां पे आबू धाबी रोड में एक मिशन का उद्घाटन किया। कौन से अभियान का, जल धन अभियान। तो ध्यान रखिएगा जल धन अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ किया गया, राजस्थान में कहा, सिरोही जिले के आबू रोड पे इसका जो है उद्घाटन किया गया। वही बात करें जो राजस्थान का शहर है या फिर डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, वहां पे बात देखिए क्या था, पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए G20 की पहली G20 रोजगार समूह जो रोजगार कार्य समूह का आयोजन कहाँ किया गया, जोधपुर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए शेरपा मीटिंग जो की कहाँ की थी, तो उदयपुर में, ठीक है। तो शेरपाओं का जो मीटिंग हुआ था, G20 शेरपा जो मीटिंग हुई थी, माफ करिएगा, वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों, तो राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, ठीक है। देखिए जैसलमेर जो जिला है, ठीक है, जैसलमेर भी याद रखिए कहाँ पे भैया, राजस्थान में आप देखेंगे जैसलमेर, ठीक है, वेस्ट की तरफ पड़ेगा जैसलमेर। यहाँ पे देखिए जो भारत और मिस्र के बीच में जनवरी में
जो पहला जो है अभ्यास हुआ, युद्धाभ्यास, जिसका नाम है साइक्लोन 1। ठीक है, साइक्लोन 1 का जो है आयोजन किया गया जैसलमेर जिले में, राजस्थान में। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उदयपुर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, झीलों का शहर जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे शेरपा मीटिंग की गई थी, ठीक है, G20 की। और आप मुझे बताएंगे कि भारत की तरफ से शेरपा कौन था, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनाया जाएगा। देखिए मरीना क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, फिर देखते हैं कि किस राज्य में बनाया जाएगा। देखिए आप लोग बीच पे गए होंगे, ठीक है, तो बीच साइड क्या होती है, आप लोग घूमने के लिए जाते हैं, समुद्र तट पे जाते हैं। तो एक देखिए एक समुद्र तट होता है, बंदरगाह होता है, एक पोर्ट होता है जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, जहाँ पे ट्रेड होता है, बड़ी बड़ी शिपें होती हैं, वहां से माल को क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को बेचते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय, वो अंतरराज्यीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय भी होता है, ठीक है। तो एक तरीके से कॉमर्शियल यूज होता है। लेकिन एक पोर्ट होता है, एक ऐसा पोर्ट होता है, एक बंदरगाह ऐसा होता है जिसको इस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे कि पर्यटन का आकर्षण हो, यानी कि टूरिज्म सेक्टर को आकर्षित करने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक पोर्ट का जो है इस तरीके से डिजाइन करना, जहां पे एक तरीके से बीच के अकॉर्डिंग जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वो क्या करना, उस तरीके से उस पोर्ट को डिजाइन करना, उस बंदरगाह को डिजाइन करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल अपोजिट होता है, जो वाणिज्यिक जो बंदरगाह होते हैं, जो कॉमर्शियल पोर्ट्स होते हैं, उनके ठीक अपोजिट होता है ये। इस पोर्ट पे क्या होता है, जितने भी जो एक तरीके से नाव को लगा देना, या फिर बीच पे जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है कि आकर्षित किया जा सके जो टूरिस्टों को, वो सारी सुविधाओं से लेस करना, यही मरीना है। और भारत का जो पहला मरीना बनाया जाएगा जिस राज्य में, वो बनाया जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। आइए बात करते हैं वो कौन सा बंदरगाह होगा जहां पे इसको स्थापित किया जाएगा, ये भी हम बात करेंगे। तो देखिए जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने ये बात कही है कि भारत का जो पहला मरीना बनाया जाएगा वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। और कर्नाटक में भी भाई कहाँ, तो उडुपी जिला है, उडुपी जिला का एक पोर्ट है, एक पर्यटन जो क्षेत्र है जिसका नाम है बिंदूर, ठीक है। बिंदूर को जो है डिजाइन किया जाएगा एज अ मरीना के रूप में। तो ध्यान रखिएगा उडुपी जिले के बिंदूर में निर्माण किया जा रहा है भारत के पहले मरीना का। और ये बात कही है किसने, कर्नाटक की सरकार ने। इसका निर्माण देखिए किस उद्देश्य से किया जा रहा है, मैंने अभी बताया मरीना क्या होता है। आप देखिए स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत सा बीच लग रहा है। तो एक तरीके से जो तटीय पर्यटन होता है, यानी कि जो बीचेस होती है पर्यटन, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना, ठीक है, यही क्या होता है, यही मरीना होता है। तो एक तरीके से कर्नाटक में जो तटीय पर्यटन है, जैसे गोवा में लोग जाते हैं, वो भी देख क्या है, वो भी तटीय पर्यटन है, ठीक है, वहां पे खूबसूरत खूबसूरत बीचेस हैं जहां पे लोग जाते हैं। तो उसी तरह से कर्नाटक का भी विकास करना, तो इसीलिए मरीना वहां पे स्थापित किया जाएगा। मरीना की देखिए क्या होता है, ये छोटी नावों और नौकाओं के आनंद के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जो जगह होती है वही मरीना होती है। मरीना की बात किया जाए तो यहाँ पे जो सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन प्रदान करता है मरीना। बिंदूर की दोस्तों बात किया जाए तो ये कर्नाटक का जो उडुपी जिला है उसका ये समुद्र तट है, ठीक है, छोटा सा समुद्र तट है जिसका नाम क्या है, सोमेश्वर बीच। देखिए बिंदूर को सोमेश्वर बीच भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा सोमेश्वर बीच कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। क्या है, ये बिंदूर है। यहाँ पे देखा जाए इस बीच पर कई जगह जो है कई पर्यटक आकर्षण है, जैसे कि कोसली जलप्रपात है, यहाँ पे क्षितिज नसेरा धर्म है, श्री सोनेश्वर मंदिर है, तितली शिविर आदि जो है यहाँ पे इस बीच पर पाई जाती है। यहाँ पे बात करें कर्नाटक सरकार जो है वो क्या कर रही है, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से भी कुछ अनुमति मांगने का प्रयास करी, कई जगहों पे छूट का भी प्रयास करी। जैसे कि जो केंद्र वहां पे कर्नाटक सरकार है वो समुद्र तट और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो तटीय विनिमय क्षेत्र है उसमें छूट देने के लिए केंद्र से क्या करें, अनुमति मांगेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मरीना भी याद रखिएगा, उडुपी जिला याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य भी तथ्य जो कि कर्नाटक से संबंधित है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉम ध्यान रखिएगा, ये एक इंडेक्स है, ठीक है, जो कि जारी करता है विश्व में सबसे व्यस्तम रोडों से संबंधित है। तो ये मैं बात करें तो टॉम जो ट्रैफिक इंडेक्स है उस रिपोर्ट में जो जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, वो बेंगलुरु शहर दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा
जो है स्थल बना है। ठीक है, वही बात करें जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने भी, हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि वहां पे उन्होंने कर्नाटक में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, जिसका हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं देखा जाए फरवरी 2023 में एरो इंडिया शो जो है आयोजित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और 14वां एयर शो है। ध्यान रखिएगा, इस साल जो एरो इंडिया शो हुआ है वो 14वां संस्करण था, और ये शो दुनिया का, माफ करिएगा, एशिया का सबसे बड़ा शो होता है। आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो जो कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है, वहां पे वायुसेना स्टेशन, कौन सा? यलहंका वायुसेना स्टेशन है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। ठीक है, वही बात करें फरवरी की, तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी ने अभी फरवरी 2023 में कर्नाटक में जो क्षेत्र है जिसका नाम है तुमुकुरु, वहां पे एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का अनावरण किया। ठीक है, तो ये HAL के द्वारा जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये कर्नाटक के तुमकुरु में स्थापित की जा रही है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है, और यहां से पॉसिबिलिटी है बहुत सारे प्रश्नों को पूछे जाने की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? ठीक है, तो इस कांग्रेस का जो मेजबान शहर कौन सा है दोस्तों? वो है, ध्यान रखिएगा, इम्फाल। ठीक है, इम्फाल जो है, आइए इसके बारे में बात करते हैं, जो कि मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आइए इसके बारे में देखें। तो देखिए, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, इन्होंने देखा जाए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय जैव संसाधन कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का क्या किया? उद्घाटन किया। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा इस कॉन्क्लेव का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। इसमें बात करें तो ये जो आयोजित किया गया था ये कॉन्क्लेव, तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एथनो फार्माकोलॉजी की ये 22वीं इंटरनेशनल कांग्रेस थी। वही बात करें एथनो फार्माकोलॉजी के लिए सोसाइटी की 10वीं इंटरनेशनल कांग्रेस के साथ इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023 मणिपुर में 24 से लेकर के 26 फरवरी तक इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, बात करें ये पूर्वोत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा, ये जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में इसका आयोजन किया गया। तो ये आजादी के बाद जो है पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र ने जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ किया दोस्तों? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया। ठीक है, यहाँ पे बात करें इसके बारे में और तथ्य देखें तो बायोटेक्नोलॉजी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात किया जाए तो थीम क्या है इसकी? तो री इमेजिन, ठीक है, री इमेजिन एथनो फार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका ग्लोबलाइजेशन करना, यही इसका क्या था? इसकी थीम थी इस कांग्रेस की। सम्मेलन में देखा जाए दोस्तों तो 35 से अधिक देश जो है, देशों के प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधित्व करने वाले 700 अधिक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये इम्फाल में किया गया। ठीक है, ध्यान, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजिकल कांग्रेस 2023 का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में किया गया। ठीक है, ये फर्स्ट एवर इन नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो भारत क्षेत्र का 19वें वार्षिक सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला है, वर्तमान में नाम ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, और इन्होंने जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, वहां पे इन्होंने 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 3 सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया। ठीक है, वही बात करें, ये 2 दिनों तक चलने वाला ये सम्मेलन था।
जिसके बारे में बात करें, इसमें देखा जाए जो संसद है और जो देश की विधानसभा यानी कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं देश की, जहां पे लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति को भेजा जाता है और इन व्यक्तियों के द्वारा ही लोगों के लिए नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जो है जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके, इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस जो है सम्मेलन में क्या किया गया, चर्चा किया गया। इस चर्चा का बेसिकली उद्देश्य यही था, ये जो लोकतांत्रिक संस्थाएं यानी कि जो हमारे देश की संसद है, जहां से देश के नियम बनते हैं, जहां से विधेयक पारित होते हैं, वो ये इसी तरीके से विधानसभाएं जो है विधेयक, इनको जो है लोगों के किस तरीके से इन संस्थाओं पे लोगों का विश्वास बढ़े, ये किस तरीके से लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र को स्थापित कर सके, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस सम्मेलन में क्या किया गया, चर्चा किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया, 19वीं वार्षिक राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ में जो यहाँ पे सम्मेलन गंगटोक में। चूंकि बात कर रहे हैं हम सिक्किम की, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम की लोकेशन, तो आपको यहाँ पे देखिए भूटान और नेपाल के बीच में जो राज्य है वो सिक्किम है। सिक्किम की देखिए 3 देशों से सीमा साझा होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहाँ पे वेस्ट में नेपाल है, तो नॉर्थ में चाइना है, और वेस्ट में देखा जाए तो भूटान, ईस्ट में भूटान है। वहीं इसके नॉर्थ में जिस राज्य से सीमा साझा करता है ये एकमात्र देश राज्य है, कौन सा, पश्चिम बंगाल है। राजधानी दोस्तों क्या है, गंगटोक है। अभी यहाँ के नए राज्यपाल बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। वहीं मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की बात किया जाए तो एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ पे, जो कि विधानसभा है, कितनी सीटें, 32 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो लोकसभा में जो है 1 सीटें हैं और राज्यसभा में क्या है, 1 सीटें हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सिक्किम से संबंधित। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य के मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है। तो भाई देखिए यहाँ पे रोबोटिक हाथी जो है वो लगाई गई है, जो कि देश के अनुष्ठान जो कार्य होते हैं उनको, माफ करिएगा, मंदिर के जो अनुष्ठान कार्य होते हैं उनको वो क्या करें, उनका निष्पादन कर सके। तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल। देखिए अभी हम लोगों ने कल यही देखा ना कि केरल में मैन होल को साफ करने के लिए, जो मेन होल होता है उसको साफ करने के लिए क्या किया गया है, रोबोट का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया। वहीं देखा जाए यहाँ पे मंदिरों में भी रोबोटिक हाथियां लगाई जा रही हैं जो मंदिर के अनुष्ठान कार्यों को पूरा कर सके। आइए देखते हैं, देखिए इस रोबोट हाथी की आप तस्वीर देख सकते हैं। तो केरल का जो जिला है त्रिशूर जिला, वहां पे एक मंदिर है, ध्यान रखिएगा, इरिजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर है। ध्यान रखिएगा किस मंदिर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये मंदिर किस राज्य में है। यहाँ पे इरिजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर ये केरल में है, केरल के त्रिशूल जिले में है, त्रिशूर जिले में। और वहां पे जो अनुष्ठान के कार्य के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का ये पहला मंदिर बन गया है। तो ये आपको, चूंकि ये पहला मंदिर बन गया है जहां पे रोबोटिक हाथी लगाई गई है, इसलिए ये मंदिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। इसको देखा जाए, ये जो मंदिर लगाई गई है, ये जो रोबोटिक हाथी रखा गया है, तो पेटा, जो कि यहाँ पे ये एक तरीके से जानवरों को संरक्षण देता है। ये पेटा क्या नाम है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने इंडिया ने पुरस्कार विजेता देखे अभिनेत्री जिनका नाम है पार्वती थिरुवुथु, उनके साथ मिलकर के ये जो मंदिर है, ठीक है, इरिजांद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, उसमें रोबोटिक हाथी, देखिए नाम क्या है, इरिजांद पिल्ली रमन, ठीक है, उसको जो है आयोजित किया, इस समारोह में इसको लगाने का प्रयास किया। तो ये मंदिर, ध्यान रखिएगा, इस हाथी का नाम देखिए क्या है, इरिजांद पिल्ली रमन। ठीक है, ये इसकी बात करें, ये जो हाथी है इरिजांद पिल्ली रमन, ये मंदिर में जो समारोह है उनको सुरक्षित तरीके से और साथ ही साथ क्रूरता मुक्त तरीके से आयोजित करने में क्या करेगा, मदद करेगा। देखिए केरल आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी जगहों पे हमें केरल की न्यूज दिखी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आज केरल के बारे में नहीं बात करेंगे, कल परसों भी लगातार केरल के बारे में बात किए थे। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है जो कि देश से संबंधित है कि 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने साल पूरे हो गए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कितने, जो एक आपको योजना, देखिए योजना से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है।
प्रश्न है हमारी योजना क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको अभी 24 फरवरी 2023 को 4 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 साल पूरे हो गए, जिस कारण से ये योजना चर्चा में है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं। कब दोस्तों? 24 फरवरी 2023 को। यानी कि ये योजना जब लागू हुई थी वो डेट 24 फरवरी थी। ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये जो योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा जो है शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब दोस्तों? 24 फरवरी 2019 को। ये ध्यान रखिएगा, डेट आपसे पूछा जा सकता है, या 2-3 योजनाएं दे देगा और आपसे बोल देगा किसके क्रम लगाइए कि पहले कौन सी आई कौन सी आई। डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछता है, या तो एक तरफ योजना दे देगा एक तरफ डेट दे देगा सबकी, मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न पूछ दिया। तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। कहां से? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टार क्वेश्चन इसको कर लीजिए। इस योजना ने अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, जिस कारण से हम इसको चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का? तो जो किसान है उनकी आय में वृद्धि करना, इसी उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत देखिए, केंद्र के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 6,000 रुपए की वार्षिक किस्त इसमें दी जाती है। तो किसानों को 3 समान किस्तों में, यानी कि 4-4 महीने पे 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी की जाती है, और टोटल जो है हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सीधे खाते में जाने वाली योजना है, डीबीटी। तो सबसे बड़ी योजना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट जो है किसानों के जो है खाते में जाएगा, बिचौलिया वाला कोई कार्य नहीं होगा, सीधे खाते में 6,000 रुपए 3 समान किस्तों से प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन जो किया जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये योजना है वो पूरी तरीके से, यानी कि 100% जो है वो वित्त पोषित भारत के द्वारा है, भारत सरकार के द्वारा, और इसके साथ ही केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। देखिए, एक केंद्रीय योजना होती है, एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है। केंद्रीय योजना जिसका पूरी तरीके से वित्त पोषण जो किया जाता है वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। एक केंद्र प्रायोजित योजना होती है, ठीक है, जिसका जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करते हैं? दोनों ही उसके वित्तीय वहन को साझा करते हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो इसका जो है 100% जो वित्त पोषित किया जाएगा ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आपके लिए मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, कहां से इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा? गोरखपुर जिला इंपॉर्टेंट है। किस डेट को? 24 फरवरी 2019 इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? तो 6,000 रुपए दिया जाता है प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस योजना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व नागरिक जो सुरक्षा दिवस जो मनाया गया है दोस्तों, वो मनाया गया है 1 मार्च को मनाया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हर साल जो है विश्व सुरक्षा दिवस जो है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है हर साल। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो ये नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं और आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करते हुए इस दिन को खास रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो जो दुर्घटना होती, जो आपदाएं होती, उस स्थिति को रोकने के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, आपदाओं को रोकने का प्रयास करने के लिए, लोगों को जागरूक करने और उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हर साल विश्व सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ अन्य दिवस भी हैं जो 1 तारीख को ही मनाए गए थे, जैसे कि 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, तो देखिए, एक तो हम लोगों ने दिवस देखा कौन सा? विश्व सुरक्षा दिवस 1 मार्च को। अगला दिवस जो है 1 मार्च को क्या मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस। इस साल की थीम देखिए क्या है इस दिवस की? जीवन बचाओ वैध करो। वही बात करें, हमने 1 मार्च को जो है भारतीय नागरिक लेखा दिवस का यहाँ पे 47वां जो है स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 1 मार्च 2023 को। अगर हम बात करें जो है भारत नागरिक लेखा जो संस्था है, इसकी जो स्थापना की गई थी, ये जो है 1 मार्च 1976 को किया गया था।
और किस लिए किया गया था? जो सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन है उसमें सुधार के लिए किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च को भारतीय नागरिक लेखा दिवस का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को विश्व सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे हमने एक ही दिन में 3 तारीखों को डिस्कस किया। कहीं से भी जो भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगी? ठीक है, ये देखिए डायलॉग शुरू हो चुका है और ये प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी जो है इस रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि हैं। ये किस देश की जो है प्रधानमंत्री है? इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 मार्च को, ध्यान रखिएगा ये जो रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण जो है वो 2 मार्च को शुरू किया गया है। ठीक है, 2 से लेकर के 4 मार्च तक ये चलेगा। 3 दिवसीय सम्मेलन है नई दिल्ली में। ठीक है, भू राजनीतिक और भू रणनीति पर ये रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। 8वां संस्करण था। ये ध्यान रखिएगा 3 दिवसीय सम्मेलन है ये डायलॉग, जो कि 2 मार्च से शुरू हुआ है, 4 मार्च तक चलेगा। ठीक है, कल तक। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित की गई थी वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को जो है उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, बात करें इस डायलॉग का आयोजन की, इसके द्वारा रायसीना डायलॉग जो आयोजित किया जाता है तो ये विदेश मंत्रालय और साथ ही साथ एक फाउंडेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसको देखिए 1990 में स्थापित किया गया था। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें 8वें संस्करण का विषय क्या है दोस्तों, जो कि इस साल 8वां संस्करण आयोजित किया गया, तो 8वां संस्करण का विषय आप देख सकते हैं उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा तूफान में जलता दिया। ठीक है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये क्या है इस साल का थीम है। अगर हम बात करें 7वां रायसीना डायलॉग जो आयोजित किया गया था दोस्तों, उसको भी किया गया था अप्रैल में, जो है अप्रैल 2022 में, कहा नई दिल्ली में ही। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए ये जो है हर साल इस डायलॉग का आयोजन किया जाता है। कब से शुरू किया गया था दोस्तों? 2016 से। क्या क्या है तो यहाँ पे इस डायलॉग के जो रायसीना डायलॉग है जिसकी शुरुआत 2016 से की गई है, इस डायलॉग में देखा जाए तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ठीक है, उस अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करना, चर्चा करना। एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जिसमें बहुत सारे पक्ष भाग लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो इसमें एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों को तलाश करना, यही इसका जो है उद्देश्य बेसिकली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थीम याद रखिएगा, कौन मुख्य अतिथि थी ये याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायसीना डायलॉग का इस साल 8वां संस्करण था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इटली। आइए इटली के बारे में देख लेते हैं, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इटली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी में ये स्थित ये देश है। ठीक है, पूरी तरह से। और यहाँ पे देखिए यूरोप का ये भाग है इटली। यहाँ पे इसकी जो देखिए बाउंड्रीज किससे किससे शेयर कर रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्रांस से कर रहा है, स्विट्जरलैंड से कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है। ठीक है, माफ करिएगा, ऑस्ट्रिया से कर रहा है, स्लोवेनिया से कर रहा है। ठीक है, ये अपनी सीमा को क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। वही बात करें इटली की जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, रोम है। ठीक है, इटली की कैपिटल क्या है, रोम है। यहाँ पे सी देख सकते हैं, गल्फ ऑफ वेनिस जो है, वेनिस यहाँ का शहर है, बेहद खूबसूरत शहर है। ठीक है, और ये देखिए गल्फ ऑफ वेनिस आप देख सकते हैं किससे किससे अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो स्लोवेनिया से, क्रोएशिया से, यहाँ पे इटली से। ठीक है, एड्रियाटिक सागर और यहाँ पे देखा जाए लिंगुरियन सी यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये चीज ये सब जो है ये सब भाग सी, यहाँ पे सीसली जो है द्वीप आपसे पूछा गया है। ठीक है, सार्डिनिया जो द्वीप है, ये सब भाग किसके हैं दोस्तों, ये भाग देखा जाए इटली के हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है भाग आप देख सकते हैं ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ सिसली है, जो कि ध्यान रखेगा ट्यूनीसिया और जो है इटली के बीच में स्थित है, जो कि आयोनियन सी को जोड़ता है किससे दोस्तों, मेडिटेरेनियन सी से। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट ऑफ सिसली, सिसली एक आइलैंड है जो कि किसका भाग है दोस्तों, ये भाग है किसका, स्विज, यहाँ पे इटली का है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट देखने को मिल रहा है, और मैंने आपको बताया स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि, यानी कि दो जलों को जोड़ने वाला और दो भौगोलिक स्थिति को अलग करने वाला।
यहाँ पे ये जो सीसली स्ट्रेट है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है जो है आयोनियन सी से, और किसको अलग कर रहा है, तो ट्यूनेशिया को सीसली से अलग कर रहा है, या फिर इटली भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये अलग कर रहा है। तो ये आपको स्टेट याद रखना है, ठीक है। गल्फ ऑफ टोरंटो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी क्या है, इटली से लगा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए इटली की कैपिटल क्या है दोस्तों, रोम है। यूरो इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री जो कि अभी यहाँ के दौरे पे हैं भारत में, ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी, और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, तो फिल्म देखिए कौन सी, RRR ने। देखा जाए इस मूवी ने, RRR मूवी ने कई सारे जो है अवार्ड जीते हैं, और इसने जो है अभी हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का भी अवार्ड इसने जीता है, ठीक है। तो देखा जाए ये जो फिल्म को निर्देशित किसने किया था, डायरेक्टर कौन थे, SS राजामौली। नाम याद रख लीजिए, देख लीजिएगा क्वेश्चन जरूर इस फिल्म से आने वाला है, ठीक है। तो इनके निर्देशन में ये बनी फिल्म थी RRR, जिससे देखा जाए हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता है। इस फिल्म ने देखा जाए जो हॉलीवुड क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड है उसमें 3 अवार्ड को जीता है, ठीक है। कौन कौन से देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जो है, इन सब का अवार्ड इस फिल्म ने जीता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा RRR फिल्म ने जो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, और आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया किसने दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बोला टिन्बू, ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका का कंट्री है और यहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन है, बोला टिन्बू है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों, अनुपमा उपाध्याय ने जीता। वही बात करें अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने, नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है कौन, निकोला फॉक्स बनी है, ठीक है। निकोला फॉक्स नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव नियुक्त है कौन, शैलेश पाठक। ध्यान रखिएगा नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है। वही देखा जाए महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है किसने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने जीती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के दौरान हम लोगों ने 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में बात किया। और देखिए उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को थोड़ा और भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करी हूँ, लेकिन इतना तो भाई टाइम तो 10 MCQ और साथ ही साथ आपको समझाना और फिर जो है फैक्ट्स ऑफ द डे मतलब 15 to 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में थोड़ा सा इतना वक्त लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंसली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अदर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ। बाकी आप पे है, चॉइस आपकी है, ठीक है। इतना तो टाइम लग जाएगा 30 to 35 मिनट। उम्मीद करती हूँ आपको ये टाइम सही होगा। जो लोग मतलब इस बात से एग्री करते हैं वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ कभी कभी 35 से एक्सीड कर जाता है तो वो बहुत परेशान होने वाली चीज नहीं है, आप लोग थोड़ा फास्ट करके उसको देख लिया करिए, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।